तुम विरोध में खड़े हो गए। आप पूछिए इनसे, ये पारिवारिक पार्टियों की क्या हो गया था तुमको, क्यों चले गए थे तुम विचारधारा छोड़, क्यों भटक गए थे? कहते हो इंडियन नेशनल कांग्रेस, ना तुम इंडियन रह गए हो, भारतीय रह नहीं गए, ना तुम नेशनल रह गए हो, और कांग्रेस तो है नहीं, तो परिवार की पार्टी बनी, भाई बहन की पार्टी। के नाम बढ़ा दे 50 रेट लगातार बढ़े ही आ रहे हैं। सबसे शर्मनाक बात यह है कि सबको मालूम था, पूरा देश का मीडिया लिख रहा था, देश के लोग, दुनिया के लोग मान रहे थे 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। इसलिए 5 राज्यों चुनाव चल रहे, इसलिए रोक लगा रखी अभी तक प्राइस बढ़ा नहीं हो पा। जैसे चुनाव खत्म हो गए और प्राइस बढ़ने शुरू हो जाए, तो जो आशंका थी। नमस्कार जंटे में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं बड़ी खबर, और बड़ी खबर में हम बात करेंगे बड़े सियासी दिग्गजों की। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पश्चिमी राजस्थान में, तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पूर्वी राजस्थान में। वजह साफ है, बेशक दौरे कुछ भी हों, लेकिन मकसद एक ही है कि 2023 में हमें साधना कैसे है। कांग्रेस पूरी तरह से कोशिश करेगी कि हम रिपीट हों, 1998 से जो सिलसिला चला आ रहा है हम उसे तोड़ें। और बीजेपी कहती है कि अब की बार तो हमारी बारी है, तो हम कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं, ये मिथक ना टूटना चाहिए ताकि हमारा नंबर आए और आगे फिर इसको हम कोशिश करें। तो नड्डा साहब ने अपने गुरु मंत्र जो दिए हैं उसमें साफ कहा है और उस बेल्ट को साधने की कोशिश की है कि 2018 के दरमियान जो 39 सीट हैं उसमें सबसे बड़ा नुकसान बीजेपी को इसी बेल्ट में पड़ा, पूर्वी राजस्थान में। बसपा का भी काफी दबदबा है, उसने कुछ वोट्स को नुकसान पहुंचाया है, बाकी वहां की जनता वहां के बीच कैसे पैठ बनाई जा सकती है। कुछ मुद्दे ऐसे हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में इन दिनों विवादों में भी हैं, वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए ही मुश्किल पैदा कर रहे हैं बात। लेकिन पश्चिमी राजस्थान की रिफाइनरी जिस पर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं अशोक गहलोत, महंगाई को लेकर के उन्होंने पश्चिमी राजस्थान को चुना है और वहां अपनी सभा के दरमियान उन्होंने साफ कहा है कि केंद्र सरकार हठधर्मिता कर रहा है, राज्यों के साथ कुठाराघात कर रहा है, केवल अपना खजाना भर रहा है। तो चले इसी मुद्दे को चर्चा में हमने शामिल किया और हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर यश गोयल साहब वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, मदन राठौड़ साहब भाजपा नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरुण पुरोहित जी हमारे साथ में कांग्रेस से जुड़े हैं। सभी का स्वागत है। मैं गोयल साहब आपके पास आना चाहूंगा, 2 दिग्गजों के ये दौरे, और जैसे मुझे जो एहसास होता है कि 2023 महज 1 साल का वक्त बीच में है, अब बहुत लंबा नहीं कह सकते इसे, यूं कहें तो चुनाव 17 महीने बाद में होंगे, लेकिन लंबा समय नहीं होता है कि पार्टियां अपनी तैयारी में अभी से वो एक प्लेटफॉर्म तैयार करना। तो किस तरह से देखा जाए इन दोनों दिग्गजों के दौरे के? अपने अपने दावे हैं वहां। योगेंद्र जी ने बहुत ही टॉपिकल विषय लिया है। मैं हमेशा यही कहता हूँ, आपकी समझ में मैं कायल हूँ। और सबसे बढ़िया बात यह है कि अशोक जी, चीफ मिनिस्टर साहब अशोक जी बोलते हैं सब लोग, वो पश्चिमी राजस्थान में अपने गृह प्रदेश में खास तौर से जोधपुर संभाल रहे हैं। वो जोधपुर में जो जितने भी योजनाएं हैं, शिलान्यास कर रहे हैं या कार्य चल रहे हैं उनको कर रहे हैं। आज वो बाड़मेर भी गए हैं और वो वहाँ कर रहे हैं, वो अपना पूरा जो पश्चिमी राजस्थान है उसको संभाल रहे हैं। सबसे बढ़िया बात यह है कि बीजेपी की आंखें क्यों खुली, नड्डा साहब को अभी 17 महीने पहले क्यों बुलाया गया, उसके लिए अगर ध्यान हो तो 23 मार्च को सरकार ने एक बिल पास किया, कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में, जिसमें उन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति विकास निधि की स्थापना की। बिल्कुल। और उसके अंदर जो बिल बनाया, वो उसी की बात कर रहा हूँ मैं। योजना आवंटन और वित्तीय संसाधनों का सही उपयोग हो सके, उसके लिए उन्होंने 2 फंड बनाए अलग अलग, और ये बिल विधानसभा में आसानी से पास हुआ। और इसमें 500 करोड़ का उन्होंने कॉर्पस फंड रखा, ठीक है। उसके साथ स्ट्रेटेजी क्या रही कांग्रेस की? कांग्रेस को मालूम है, जो अभी आप बात कर रहे थे कि भाई वहां जो पिछले चुनाव में 2018 में क्या गड़बड़ हुई, 39 सीटें थी, 39 में से 25 कांग्रेस ले गई थी और 4 भाजपा ले गई थी, 5 बसपा ले गई थी, 4 निर्दलीय थे, 1 पे आरएलडी था। अब जो 39 सीट है, वैसे तो 39 है जो SC ST की है, पर कुल मिला के 59 सीट्स को अशोक गहलोत की गवर्नमेंट ने अपने बिल के मार्फत साधा है।
उनको पकड़ने की कोशिश की है, तो बहुत बड़ी बात है। और पूरी जो इधर अलवर, यहाँ जयपुर से शुरू होकर अलवर, धौलपुर और करौली और इधर सवाई माधोपुर इधर आते हैं, ये तो एक बेल्ट है। एक जो ट्राइबल मौसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर का जो कुछ एरिया है उसको संभाला है। तो इनकी चिंता ये हुई कि अगर ये कॉर्पस फंड चालू रहे, अच्छे रहे, तो हो सकता है कि किसी पार्टी को नुकसान हो जाए फिर दोबारा से। उसको साधने के लिए जो है, नड्डा साहब को आज अखबारों में भी है, मैं कोई अपने मन से नहीं बोल रहा, और इसको साधने के लिए इन्होंने, नड्डा साहब जो अध्यक्ष हैं, बीजेपी के बहुत बड़े अध्यक्ष हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, उन्होंने आज कहा भी है वहां पर, जो पढ़ने में आया अभी अखबारों में, तो एक्चुअल नहीं है वीडियो उसका, कि भाई कांग्रेस जो है 2 जनों की पार्टी हो गई है, रहन भाई की। तो इस तरह से ये अभी से माहौल क्रिएट करने में लगे हुए हैं और SC/ST को ये ग्रिप करने की कोशिश कर रहा है। तो मुख्य बात तो यही है, और कोई इसके पीछे कोई और बहुत बड़ा संगत तर्क नहीं हो सकता, क्योंकि चुनाव ही इनके दिमाग में बीजेपी के, क्योंकि ये सत्ता में नहीं है, सत्ता में आना चाहते हैं, उसके लिए ये पुरजोर प्रयास करेंगे और करना भी चाहिए। और कांग्रेस को अपनी सीटें बचानी है, 59 सीटों पे दावा है। और इसमें मजेदार बात ये भी है कि लोकसभा में तो जो है, जो SC की, जो विधानसभा में जो सीटें हैं वो तो SC की 25 हैं, ST की, और SC की 34 हैं। नहीं, मैं गलत बोल रहा हूँ। जो इनकी परसेंटेज है, जो परसेंटेज है टोटल, वो 32% है, 17% और 13% समथिंग। और 4 लोकसभा में 25 में से 4 SC की हैं, 3 SC की हैं। तो इस तरह से डिवाइडेड है। तो उनको कैप्चर करना, जो निर्धारित सीट्स है SC प्रभावित और ST की जो ईयर मार्क्ड है, उनको करने के लिए इन्होंने अभी से प्रयास शुरू किया है, जो बहुत ही अच्छा है और जरूरी भी है कि 17 महीने पहले ये काम शुरू करें। पर बिल लाने से कांग्रेस की स्थिति मजबूत हो सकती है, मेरा ये मानना है। बिल्कुल। चलिए, मैं वरुण पुरोहित जी आपके पास आना चाहूंगा। जेपी नड्डा साहब ने सवाई माधोपुर में कहा है साफ साफ कि ये केवल महज एक परिवार की पार्टी रह गई है। इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम दिया गया है, लेकिन इंडियन गायब है उसमें, केवल परिवार या बहन भाई की पार्टी कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। यानी कि बीजेपी कहती तो बहुत कुछ है, लेकिन हमला सीधा अभी भी गांधी परिवार पे ही है। तो इसको लेकर के आप लोग, क्योंकि सामने हैं, आपको भी जवाब तो देना होगा। योगेंद्र जी, सबसे पहले नव संवत्सर की सबको शुभकामनाएं। नवरात्रों में असत्य बोलना, नवरात्रों में असत्य बोलना और शुद्ध आचरण का पालन करना चाहिए। सत्य बोलना चाहिए, असत्य नहीं बोलना चाहिए। मैं भगवान से, देवी माता से कृपा कामना करूंगा कि हमारे देश पे कृपा बनाए, जुमलेबाजी से, नेताओं की जुमलेबाजी से हमारा पीछा छुड़ाए। अब आप जो बात कर रहे हो गांधी परिवार की, देखिए नड्डा जी आपको दिग्गज नेता नजर आ रहे हैं, मुझे नहीं आ रहे हैं। पार्टी के अध्यक्ष हैं, सम्माननीय आदरणीय किसी पार्टी के, उनका क्या दिग्गजपना आपको नजर आ रहा है मुझे बताइए। हिमाचल के उपचुनाव हुए थे, उसमें ही हार गए वो सब। ये और जो अभी इतना प्रचार इन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो। मैं इस पे भी जवाब दूंगा। आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की जब आप बोल रहे हो, तो अगर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, आप जो दावा करेंगे आपका मानेंगे, बीजेपी जो दावा कर रही है उसका मान लेते हैं। तो उस दावे की आपको पोल खोल देता हूं, खुली खुलाइए जनता के सामने। अगर सबसे बड़ी पार्टी थी तो कांग्रेस के नेताओं को इंपोर्ट कर करके क्यों मंत्री बनाते हैं, उनको ले लेकर के क्यों चुनाव कराते हैं? अगर सबसे बड़ी पार्टी है तो इनके ही भागम भाग इतनी मारामारी होनी चाहिए टिकटों की कि दूसरी पार्टी के आदमियों को तो नंबर ही नहीं लगेगा। परिवारवाद की आप बात कर रहे हैं, परिवारवाद कांग्रेस में 2 भाई बहन की बात कर रहे हो, जो कभी सोनिया जी इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री का पद, जेपी नड्डा साहब ने जो कुछ कहा मैंने उससे अवगत कराया आपको। मैं उसी का जवाब, आप चलिए नड्डा जी का नाम ले लेते हैं, मैं तो जानता नहीं ज्यादा उनको, हालांकि वो सेंट जेवियर के पढ़े हुए बातें करते हैं, हिंदू की पढ़ते हैं मिशनरी स्कूलों में, खैर वो अलग बात। लेकिन आप ये देखिए कि एक गांधी परिवार ने कभी मंत्री पद का ग्रहण किया क्या? मनमोहन सिंह जी तो आप कभी तो कहते हैं एक पपिट थे। अरे पपिट थे तो मंत्री क्यों नहीं बन सकते थे भाई राहुल गांधी और प्रियंका गांधी? ये सब इनका दुष्प्रचार जो है फेल हो गया। आप अभी जो रिसेंट इलेक्शन हुए हैं आप उसको देखिए, 80 सीटें इनकी उत्तर प्रदेश में कम हो गई, 10 सीटें इनकी वहां कम हो गई, उत्तराखंड में, पंजाब में 0 हो गए जहां नाटक कर रहे थे जा करके। उप मुख्यमंत्री 11 मंत्री उत्तर प्रदेश में हार गए, मुख्यमंत्री उत्तराखंड के हार गए। तो मोदी मैजिक कहां से चल रहा है मुझे आप ये बताइए। हाँ, कांग्रेस पिछड़ रही है, कांग्रेस पिछड़ रही है, ये मैं एक्सेप्ट करता हूं। उस बात का प्रोपोगंडा कर रहे हैं हम जीत रहे, हम जीत रहे, ये कहीं नहीं जीत रहे। जो इनका 2014 के बाद पूरा भगवाकरण हो गया था, नक्शे छपते थे अखबारों में, इतनी स्टेट्स भगवा हो गई, भगवा कहीं नहीं हुई। कांग्रेस के लेके भगोड़ों को सरकार बना रहे, इतनी बड़ी पार्टी थी तो कहां गए इनके आदमी? अब आप जो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य की बात कर रहे हैं, ये निजीकरण से ST SC जो है पूरा जो एक समुदाय है, एक वर्ग है, वो द्वेलित है इनसे।
ये आपको मैं अभी बता रहा हूं, सोशल मीडिया पे चले जाइए, आप देखेंगे। अब ये उत्तर प्रदेश के परिणामों के बाद ये घबरा गए कि पूर्वी राजस्थान में हम कैसे करेंगे। अरे भाई, निजीकरण कर रहे हो तो सबसे बड़ा खतरा तो आरक्षण को ही है। निजीकरण होने से उनकी नौकरियां जा रही है, तो वो पागल है क्या? आज पढ़े लिखे हैं एसटी एससी वर्ग के लोग, वो पागल थोड़ी हो गए जब आप निजीकरण करके उनको हिंदू हिंदू करके पागल बना लोगे। ऐसा नहीं है, हिंदू हिंदू का भी पागलपना नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में। वही मैं आपको बताना चाह रहा हूं, खाली कांग्रेस की कमजोरी कारण इनको आनंद आ रहा है। बाकी इनका ना तो बड़ी पार्टी है, ना इनके नड्डा जी को दिग्गज नेता है। दिग्गज नेता हो तो अल्लाह। अब बात करो आप भारतीय जनता पार्टी, अभी तो ये बात करते हैं, हम जाति की बात नहीं करते, वर्गीकरण की बात नहीं करते, फिर इन्होंने एसटी एससी का ही प्रबुद्ध सम्मेलन क्यों बुलाया भाई? सारी जातियों को क्यों नहीं बुलाया? बताइए, आप पूछिएगा इनसे। अगर ये जाति की बात नहीं करते। मैं जवाब दिलवाता सर, जवाब दिलवाता हूं, मदन राठौड़ साहब से जवाब दिलवाता हूं मैं। मदन जी, सबसे पहला तो वरुण पुरोहित साहब ने सीधा आरोप लगाया है केवल जातियों को, धर्मों को साधने की कोशिश करती है बीजेपी जब उन्हें वोट चाहिए होता है। एक तो इस पे मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा। जेपी नड्डा साहब के ये जो सम्मेलन किया है इन्होंने प्रबुद्ध लोगों का, उसको लेकर के एसटी एससी वाला। दूसरा, अशोक गहलोत ने पश्चिमी राजस्थान को महंगाई के विरोध में रैली के लिए बाड़मेर को चुना है, जिस संभाग से आप भी आते हैं। वहां 40 सीट के आसपास, उस पूरी अगर हम बात करें पश्चिमी राजस्थान की, कई जिले उसमें हैं, उसको लेकर के तो मैं दोनों चीजों को लेकर के आपका रिएक्शन चाहूंगा। देखिए साहब, सबसे पहले तो मैं आपकी बात का ही जवाब दूंगा कि आपने कहा इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो इसमें से नेशनल गायब है। सच्ची बात यह है, कांग्रेस जरूर है लेकिन नेशनलिटी इसमें नहीं है। दूसरा, अभी वरुण जी कह रहे थे साहब हमारे राहुल जी ऐसे हैं, तो हम तो राहुल जी की शुभकामनाएं दे रहे हैं कि वो हजारों साल जिए। जब तक वो जिएंगे, जब तक वो रहेंगे, राहुल जी का नाम ही नहीं लिया। नहीं, राहुल जी जब तक रहेंगे तब तक हमारी पौबारा है, हम विजयी होते रहेंगे। और आप अपने वही कि कांग्रेस गिर रही है, कांग्रेस कमजोर हो रही है, तो ठीक है ना, आपने स्वीकार किया, अच्छी बात है। दूसरा, आपने कहा कि साहब आप हमारे लोगों को खरीद रहे हो, तो आपका कैडर बिकाऊ क्यों है भाई? इसको तो जरा सोचो ना कि आपका कैडर ऐसा है कि जो बिकाऊ है मार्केट के अंदर। ये ठीक बात नहीं है, थोड़ा कैडर तैयार करो। तीसरी बात मैं आपसे बताऊं, जब ये तो गोयल साहब ने जवाब दे दिया कि हम यदि एससी का सम्मेलन कर रहे हैं, तो गोयल साहब ने अपनी बात में ही कह दिया कि वो एससी एसटी को लेकर के और इस प्रकार की वो लोक लुभावनी घोषणाएं जो उन्होंने की है, तो ये उस वर्ग के गोयल साहब ने कब कहा कि लोक लुभावनी घोषणा की? इन्होंने कहा कि अच्छा, उन्होंने लोक लुभावना शब्द प्रयोग नहीं किया। लेकिन मैं एक बात बताऊं, अब मैं एक आपसे निवेदन करूं कि देखिए, जहां तक कि हमने जो सम्मेलन किया, अब हमने उस क्षेत्र को मजबूत करने के लिए प्रयास किया, इसमें दिक्कत की बात कहाँ है? जहां हम कमजोर थे, ठीक है, पिछली बार इन्होंने और बहुत कुछ लॉलीपॉप पकड़ा दिया। ये भी कांग्रेस भी उसी तर्ज पर, आम आदमी पार्टी की तर्ज पर आ रही है कि लोगों को लुटाओ, लोगों को दो। देखिए, मैं एक बात बताऊं, अटल जी की बात याद करिए, उन्होंने कहा कि जनता को आप मुफ्त में बांटोगे तो जनता को आप कमजोर कर रहे हो, उनकी क्रय शक्ति बढ़ाने का काम आप नहीं कर रहे हो। अब बिजली 50 यूनिट फ्री कर देंगे, फिर 150 यूनिट तक 3 रुपया उनको सब्सिडी दे देंगे, और फिर 300 यूनिट तक 2 रुपया सब्सिडी दे देंगे। ये ठीक बात नहीं है। आप इसको थोड़ा सा समझिए कि जनता को मजबूत करने का काम आप नहीं कर रहे हो। आप उनको कि हम दे रहे हैं, बांट रहे हैं, मुफ्त में ले जाओ, ये काम आप कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ ये ठीक नहीं है। फिर आपने कहा कि अरे भाई हम कमजोर, एक बात जानना चाहूंगा मदन जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, एक अच्छी बात कही। मैं एक बात आपसे जानना चाहूंगा, मुफ्त बिजली का जो रिबेट है वो आप हरियाणा में दे रहे हैं। योगी साहब ने अभी चुनाव जीता है, 8 लाख करोड़ रुपए की घोषणाएं की आपने राहत की, तो क्या होगा? यूपी के लोगों की वहां की आदतें खराब होंगी? नहीं, देखिए कौन सी किस प्रकार की घोषणाएं की है, वो घोषणाएं अलग टाइप की थी। उन्होंने बिजली के लिए इस प्रकार से नहीं किया। ये ऐसे जहां जरूरतमंद व्यक्ति है, जो पिछड़ा है, जो बीपीएल है, उस वर्ग को देने का काम किया है। उसको तो ऊंचा उठाने का काम है ही है, वो तो सभी पार्टियां करना चाहती है, हम भी करना चाहते हैं, वो भी करना चाहते हैं। जो आज तक पिछड़ा रहा, दलित रहा, शोषित रहा, पीड़ित रहा, उस वर्ग को मजबूती देने के लिए यदि कोई काम करता है तो ठीक बात है। मैं ये कि जैसे हम आपको मुफ्त में बिजली दे देंगे, अब 300 यूनिट 500 यूनिट तक का जो होता है उसको तो आप कह रहे हो कि 80 लाख, मतलब जैसे राजस्थान के अंदर 1 करोड़ 36 लाख मतलब बिजली उपभोक्ता हैं, उसमें से
1,36,00,000 में से 80 लाख लोगों को ये बिल ही नहीं आएगा। ये बांटने के अलावा और क्या है? ये कैसी बात है? ये बात मैं सोचता हूं कि ये ठीक नहीं है। ठीक इसी प्रकार से मदन जी इसके लिए दो तरह की चर्चाएं, आपका ऑब्जेक्शन भी एकदम ठीक हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ लोगों का ये कहना है कि लोग अगर उस दायरे में लेके आते हैं तो छीजत रोकने की कोशिश करेगी सरकार। उसके अलावा अगर आप कंज्यूम कम करेंगे तो एक आपकी धारणा बनेगी कि नहीं, मुझे 50 यूनिट से ज्यादा बिजली नहीं कंज्यूम करनी है, तो उससे एक सरकार का अपना एक लॉजिक है कि उससे एक बड़ा बेनिफिट ये मिलेगा कि आप ओवर ड्यू जो हमारा होता है कई बार कि इतना कंज्यूम हो रहा है, फीडर पे लोड आ रहा है, उसकी वजह से ये फर्क पड़ रहा है। क्योंकि हम लोग कई बार इस तरह की स्थितियों का सामना करना पड़ा है, और उत्तर भारत एक बार ब्लैक आउट का भी आपको ध्यान होगा कि सामना करना पड़ा है। खैर चलिए, आप अपनी बात को कंटिन्यू करिए। हाँ, मैं यही निवेदन कर रहा था कि हम अपनी जनता को मजबूत करने की दिशा में कदम नहीं बढ़ा रहे हैं। यही कि कंपटीशन में आना है, आम आदमी पार्टी की उस कंपटीशन में आना है, क्योंकि पंजाब इनके हाथ से खिसक गया और प्रांतों में ये कहीं भी रहे नहीं। पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो पाली में कांग्रेस का एक एमएलए नहीं है, सिरोही में कांग्रेस का एक एमएलए नहीं है, जालोर पूरे जिले में कांग्रेस का केवल एक एमएलए है, बाकी कहीं भी नहीं है। यानी ये जालोर, सिरोही, पाली 3 जिलों में कांग्रेस का एक एमएलए, यानी ये क्या है? कहाँ खड़ी है कांग्रेस? कांग्रेस बहुत कोई अपने आप की ताल ठोकने का काम भले ही करती हो, लेकिन कांग्रेस निश्चित रूप से समाप्त प्राय होने की स्थिति में आई है। ठीक है, गहलोत साहब प्रयास कर रहे हैं, बजट उन्होंने दिया, लोक लुभावना बजट दिया, लेकिन आप जैसे बिजली की बात कर रहे थे, मैं आपको एक बात बताऊं, मई 2021 के SC ST के कनेक्शन अभी तक नहीं कर पा रहे हैं। ये करें हम 2022 तक पूरे कनेक्शन कर देंगे, 2023 तक, जिन्होंने 22 तक अप्लाई किया हुआ है उनको दे देंगे, नहीं दे रहे हैं। इनके पास में पोल नहीं है, इनके पास में केबल्स नहीं है, इनके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं है, और ये मुफ्त में देने की बात कर रहे हैं। अभी ये योजना बना रहे हैं कि शहरी क्षेत्र तो है और अंबानी को, अडानी को दे देवे हैं। ये इस प्रकार की योजना बन रही है इनकी। ये वरुण जी भले ही स्वीकार करे कि नहीं करे, लेकिन इनकी पार्टी को ये मालूम है, इनके बिजली विभाग को ये मालूम है कि वो इस प्रकार की रचनाएं तैयार कर रहे हैं कि शहरी क्षेत्र की बिजली की व्यवस्था और उसका पूरा मॉनिटरिंग ये एक अडानी कंपनी को देने जा रहे हैं। जो हम पर आरोप लगाते थे कि अडानी के उसमें चल रहे हैं, अरे आप खुद जा रहे हो उसके पास में और उससे आपका MOU हो रहा है। चले, मैं आ रहा हूं। मैं एक बार डॉक्टर साहब के पास में जाना चाहूंगा, गोयल साहब के पास में। सर, मैं गोयल साहब के पास में जाना चाहूंगा। गोयल साहब, आपके पास आना चाहूंगा। ये तो मान के चलिए कि पश्चिमी राजस्थान में कांग्रेस अन्य संभागों से कमतर रही है, और उनका मानना है कि यहाँ मजबूत करना जरूरी है। गहलोत खुद उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और पूर्वी राजस्थान में बीजेपी मानती है कि वहां हमारा कमजोर प्रदर्शन रहा, तो ये माना जा सकता है कि अपनी कमजोर कड़ी को अभी से दुरुस्त करने के प्रयास हैं दोनों तरफ से। ये तो बात सही है कि पश्चिमी राजस्थान में कांग्रेस की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, और उस परफॉर्मेंस की वजह से जब 2019 में लोकसभा चुनाव हुए तो उसमें सारी सीटें बीजेपी को समर्पित हो गई, तो कमजोर तो ही। और दूसरी तरफ बीजेपी का जो ये इधर का जो SC ST का जो सेक्टर है वो बहुत कमजोर है, और इन्होंने पिछले साल काफी कुछ गंवाया। और अभी जो 5 राज्यों में चुनाव हुआ उसमें भी SC ST 5 राज्य, अभी आप यूपी की बात कर रहे थे, उत्तराखंड की बात कर रहे थे, पंजाब की बात कर रहे थे, गोवा की बात कर रहे थे, मणिपुर की बात कर रहे थे, इनमें भी SC ST वोट सरका है, बहुत सरका है। इसकी अगर 70 सीटें BSP वहां लड़ लेती यूपी में तो आज सरकार किसकी होती, ये इनको मालूम है बीजेपी वालों को। तो मायावती ने जो खेल किया उसका परिणाम रहा। दूसरा ये रहा कि ये फ्री की योजनाएं कह रहे हैं। कोरोना में तो समझ में आता था कि गरीब है उसको खाना दिया जाए, अब सितंबर तक क्यों खाना दिया जा रहा है गरीबों को या किसी को भी वर्ग को, किस लेवल पे दिया जा रहा है? और आम आदमी के लिए पेट्रोल, डीजल और गैसेस बढ़ाए चले जा रहे हैं, बढ़ाई चली जा रही है सरकार। चुनाव के दौरान क्यों नहीं बढ़ाया? ये सब बातें अपनी अपनी जगह हैं। तो और मैंने ये लोक लुभावनी बातें नहीं की, मैंने वो बात की जो विधायकों ने पास किया, जिसका कि असर इनकी पार्टी पर हुआ, जिसकी वजह से नड्डा साहब को बुलाया गया। और भी लोग आएंगे, इनके और भी रैलियां होंगी, दोनों पार्टियों की होंगी। तो जो इनकी घबराहट है वो ये यहाँ दिख रही है पार्टी की, और कहीं नहीं दिख रही है। कांग्रेस तो अपने तरीके से राज कर रही है। जो उन्होंने घोषणाएं की हैं, अशोक गहलोत शायद अशोक जी उसको पूरा करने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए पश्चिमी राजस्थान का दौरा कर रहे हैं। हार जीत तो 2023 में पता चलेगी, अभी नहीं कह सकते, या 2024 में पता चलेगी, पर अभी से जो मूवमेंट है ये ग्रिप कर रहे हैं। अब जैसे देखिए
इनका एक बहुत छोटा था। वसुंधरा जी अभी जिन्होंने मुख्यमंत्री बने सबके आयोजनों में गई, सब नेताओं से मिली। उसके बाद इधर से जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो घूम रहे हैं चारों तरफ। तीसरे राजेंद्र सिंह राठौड़ जो विधानसभा में है उपनेता, वो दिल्ली गए, सब नेताओं से मिले। तो ये जो पॉलिटिकल पार्ले चल रहे हैं, पॉलिटिकल ग्रिपिंग चल रही है और ये सब चल रहे हैं, ये सब इसी का है कि ये चुनाव में अभी से कूद गए हैं, इनको महंगाई की चिंता नहीं है जी। जो इसके लिए चलिए सर, कांग्रेस तैयारी कर रही है। मैं माफी चाहूंगा सर, मैं रोकना पड़ेगा मुझे, यहाँ को एक दूसरे इवेंट को मूव करना पड़ेगा। वरुण जी कुछ अच्छी बात कह रहे थे। चलिए वरुण जी और फिर मदन जी भी। वरुण जी बहुत शॉर्ट में कहिए क्योंकि हम लोग ऑलरेडी टाइम हो चुका है। देखिए आपने पूरी बात एक्सप्लेन कर दी, गोयल साहब ने कर दी। महंगाई पे इनका ध्यान नहीं है। चाय पकौड़े की सरकार, नाले से गैस उत्पादन हम नहीं कर रहे। हमने राजस्थान में जो चिरंजीवी योजना है हेल्थ सेक्टर में, हेल्थ इंश्योरेंस में भारत सब में पूरा नंबर 1 पे राजस्थान है। ये बात करते हैं क्राइम की कन्विक्शन रेट राजस्थान में सब नंबर 1 है। इन्हें बताइए उत्तर प्रदेश में क्या किया। अभी ढोल पीट रहे हैं 80 करोड़ को राशन, 80 करोड़ को राशन फ्री दे रहे हो, तो क्या मोदी जी घर में पैदा हो रहा है राशन या बीजेपी पैदा कर रही है? ये बातें करने से कुछ नहीं होगा। राजस्थान में आप समाप्त हो। आपको वसुंधरा जी की फोटो लगानी पड़ी। आप क्यों लगाई वसुंधरा जी की फोटो? क्यों लगाई वसुंधरा जी की फोटो? आप समाप्त हो गए। आप चिरंजीवी योजना की नकल नहीं कर पा रहे पूरे देश में। चलिए जवाब दिलवा रहा हूँ मदन जी अपनी बात 30 सेकंड में। मदन जी जवाब तो देंगे आपको। जवाब सुनिए वरुण पुरोहित जी, जवाब सुनिए। वरुण पुरोहित जी जवाब सुनिए। मदन जी दूसरी जातियों का वरुण जी सुनो, अरे वरुण जी सुनो, नहीं मिलेगी। जवाब तो सुनिए। आपके पास में कोयला नहीं है, आप कोयला के लिए भाग रहे हो। आपके पास छत्तीसगढ़ भाग रहे हो, मुख्यमंत्री को खुद को जाना पड़ रहा है। व्यवस्थाएं नहीं है आपके पास, ना आपके पास में कोई सुविधाएं देने के लिए है। आपने क्या दिया कि चिकित्सा, अरे चिकित्सा में क्या आपके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है, कहाँ एक्सपर्ट्स हैं, तकनीकी कर्मचारी कहाँ है? आपके समय का अभाव है, मैं रोकना चाहूंगा तमाम आपके पास में ऑक्सीजन सियासी दौरे की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पश्चिमी राजस्थान में और जेपी नड्डा पूर्वी राजस्थान के दौरे पर रहे। दोनों ही जगह पार्टी अपनी कमजोर कड़ी को दूर करने की कोशिश करना चाहती है, लेकिन ये वक्त तय करेगा कि कितना क्या प्रयास रंग ला पाएगा। शुक्रिया आप तमाम अतिथियों का। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।